जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज आपके सामने एक बाबा साहब अंबेडकर की इतिहास लेखन की जो विधि है उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग समझते हैं या ऐसी उनकी समझ है कि अगर हम SC ST OBC के किसी बात पर या उनके संघर्ष पर, उन पर हो रहे हैं एट्रॉसिटी पर या उनके कुछ मूवमेंट के बारे में अगर हम लिखे तो हम उसे कहते हैं कि ये अंबेडकराइट हिस्ट्री है या दलित हिस्ट्री है। तो ये बात कहां तक सच है? दोस्तों, अगर कोई इतिहासकार मार्क्स का 4 बार नाम उसके उस इतिहास के लेख में या किताब में लिखता है तो केवल उसी से ही वो मार्क्सवादी हिस्ट्री या मार्क्सवादी हिस्ट्री राइटिंग हो जाती है क्या? या कोई व्यक्ति सबाल्टर्न शब्द का 4 बार उसका यूज करता है और इतिहास लिखता है या कोई आलेख लिखता है तो क्या उसी से उसको सबाल्टर्न हिस्ट्री हम कहते हैं? या अगर देखा जाए या माना जाए कि हम विशिष्ट प्रकार का भारत का इतिहास जो लेखन हुआ है, अगर उसमें ब्राह्मण और उन जातियों के बारे में अगर कोई इतिहास लिखता है तो क्या हम उसी को ही ब्राह्मणवादी इतिहास कहते हैं? तो दोस्तों, नहीं, यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। बाबा साहब के बारे में या बहुजन महापुरुषों के बारे में या दलित आंदोलन के बारे में कोई बात लिखी जाए तो उसी को ही अंबेडकरवादी इतिहास लेखन कह के ऐसा नहीं है। अंबेडकरवादी इतिहास लेखन की एक विधि है, एक पद्धति है, द मेथोडोलॉजी ऑफ अंबेडकराइट हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। वो मेथोडोलॉजी क्या है? क्या है वो विधि? उस विधि के बारे में आज ये लेक्चर में हम जानेंगे। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि बाबा साहब ने कई ग्रंथों की रचना की। वो मूलभूत ग्रंथ जिस विधि के उपयोग से या जिस मेथोडोलॉजी का यूज करके बाबा साहब ने लिखे, उस मेथोडोलॉजी को जानने की कोशिश आज हम इस लेक्चर में करेंगे। और उसी मेथोडोलॉजी का यूज करके, प्रयोग करके जो इतिहास लिखा जाता है या लिखा जाएगा उसे हम अंबेडकरवादी इतिहास लेखन कहेंगे। कि बल्कि ये नहीं किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी ने इतिहास लिखा यानी वो अंबेडकरवादी इतिहास हो गया। वो शेड्यूल कास्ट के जाति विशेष का है, ST के जाति विशेष का है, OBC के जाति विशेष का है, उसने लिखा हुआ इतिहास माने अंबेडकरवादी इतिहास। ये बात को मानना उचित नहीं है, ये सर्वतः अनुचित है। इसलिए जो विधि बाबा साहब ने इस्तेमाल की, जिसका प्रयोग किया, वो विधि क्या थी, इसको जानना अत्यंत जरूरी है। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि कास्ट इन इंडिया। 9 मई 1916 में कोलंबिया विद्यापीठ में इन्होंने जो प्रबंध प्रकाशित किया, जो कहा सेमिनार के अंदर जो बात रखी, वो किताब थी कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बाबा साहब इलेशन ऑफ कास्ट, हाउ कम अनटचेबल, हु वेयर शूद्रास, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म,
रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ऐसी कई सारे इतिहास के ऊपर आधारित किताबें लिखती है। ये किताब लिखने में बाबा साहब जिस विधियों का प्रयोग करते हैं, जिस मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हैं, वो मेथोडोलॉजी जो है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि बाबा साहब सबसे पहली बात इतिहास लेखन में नकारते हैं, वो ये बात है कि ग्रेट मैन डिड हिस्ट्री, महापुरुष इतिहासों का निर्माण करते हैं। इस बात को बाबा साहब सिरे से नकारते हैं। वो इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि अपने किताब में कि किसी भी देश का इतिहास केवल उस देश के महापुरुष बनाते हैं, महामानव बनाते हैं, ऐसा नहीं। जब तक उस महापुरुष के आंदोलन को एक वर्ग विशेष, एक क्लास का समर्थन नहीं मिलता, समाज का सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक उस इतिहास का निर्माण नहीं होता, वो परिवर्तन घटित नहीं होता। इस बात के ऊपर बाबा साहब पूर्णतः विश्वास रखते हैं और इसीलिए वो महापुरुष की थ्योरी को इतिहास लेखन में नकारते हैं। उस नकारते समय वो कहते हैं कि कास्ट इंडिया में ही वो मिसाल देते हैं, क्या भारत के जाति व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मण वर्ग ने किया? तो बाबा साहब बोलते हैं नहीं, ये उनके शक्ति के बाहर की बात है। केवल ब्राह्मण वर्ग ही जाति व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकता था। क्या मनु ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया? तो बाबा साहब कहते नहीं, एक मनु नाम के व्यक्ति जाति व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकता, वो उसकी शक्ति के बाहर है। इस बात को कहते हुए वो पेज नंबर 16 पर कहते हैं, Manu did not given the law of caste, and that he could not do so. Caste exist long before Manu. He did codify of the existing caste rules and the presiding of the caste Brahma. बाबा साहब क्या कहते हैं कि मनु ने जाति का निर्माण नहीं किया। जात मनु से पहले से आ रही थी, वो समाज में स्थित थी, वो अस्तित्व में थी। तो मनु ने केवल क्या किया, उस जाति को कोडिफाइड किया, विधि के विधान में उसे रखा और उसे धर्म का आधार दिया। ये बात बाबा साहब मानते। यानी यहां पर वो महापुरुषों के सिद्धांत जो है, मनु वर्ग विशेष का महापुरुष हो सकता है, शायद होगा भी, लेकिन इस बात को बाबा साहब नहीं करते। ब्राह्मणों ने किया है क्या कास्ट जाति व्यवस्था का निर्माण? तो नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। इस बात को भी वो नकार, यानी यहां पर ये सिद्धांत को वो नकार देते हैं। यानी बाबा साहब के इतिहास लेखन का पहला सिद्धांत, पहली विधि ये होती है कि वो ग्रेट मैन थ्योरी को इंप्लीमेंट नहीं करते, उसे सिरे से नकारते। दूसरी बात बाबा साहब ये करते हैं कि जब भी बाबा साहब इतिहास लेखन करते हैं तो वर्तन जो दैनंदिन जीवन में जो लोग जी रहे हैं उसको आधार बनाते हैं, उसको आधार बना करके इतिहास लिखते हैं। हम देखते हैं कि जब हाउ कम अनटचेबल नाम का किताब यहाँ के अनटचेबल लोगों के लिए लिखते हैं, अनटचेबल लोगों की हिस्ट्री उसमें अंदर लिखते हैं, तो एक बात वो देखते हैं कि अनटचेबल लोगों का जो दैनंदिन जीवन है, वो रोजमर्रा का जीवन कैसा है, क्या है, इस बात का वो अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके कुछ बातें, कुछ सिद्धांत सामने लाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ के भारत के जो अनटचेबल लोग हैं, ये भारत के निवासी हैं और ये बौद्ध धर्मीय लोग थे, ये बौद्ध थे, और जिन्होंने काउंटर रिवॉल्यूशन के दरमियान जो ब्राह्मणवाद की क्रांति इस देश के अंदर आई, उस क्रांति में भी इन्होंने अपने बौद्ध धर्म को, अपने सिद्धांतों को छोड़ा नहीं, उसके साथ वो बने रहे
ये बने रहने के कारण ब्राह्मणों का तिरस्कार उनको झेलना पड़ा। इस तिरस्कार स्वरूप उनके ऊपर अछूतपन, अनटचेबिलिटी को थोपा गया। इस थोपने के कारण वो इस प्रकार से रह रहे हैं। ये बात वो केवल वर्तन का अभ्यास करके, उनके दैनंदिन जीवन का अभ्यास करके, सिद्धांतन करके वो लिखते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि ब्राह्मण क्यों तिरस्कार करते हैं बौद्धों का, तो इसके लिए अनेक मिसालें वो अपने दूसरे ग्रंथों में देते हैं। ब्राह्मणवाद की विजय, जो रिडल्स इन हिंदुइज्म का जो एक रिडल्स है, उसके अंदर बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मण, बौद्ध जो लोग हैं, पाखंडवाद और जो धार्मिक कर्मकांड है उसको विरोध में, जिस कारण ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है समाज का, वो बना नहीं रह सकता, बना रहना संभव नहीं, इस कारण वो द्वेष करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, जैसे कि कास्ट इन इंडिया में बाबा साहब लिखते हैं, द ब्राह्मीण इज अ सेमी गॉड and very nearly to demigod. He also set up a maid and a mounds that rest they lose and endogamous ensure. ब्राह्मण की जो स्थान है भारत के समाज में अनक्वेश्चनेबल है। वो एक गॉड है, ये तो भूदेव है। और इस तरह की बात, इस भूदेव के अस्तित्व को बुद्धिज्म नकारता है, इसलिए वो तिरस्कार बढ़ते जाता है। इस कारण अछूतता थोपी गई। इस प्रकार का सिद्धांतन वर्तन के आधार पर अभ्यास करके बाबा साहब बताते। मांस खाने का सिद्धांत भी उसी प्रकार के वर्तन के आधार पर है कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्राणी की हिंसा मान्य नहीं थी, इसलिए मरे हुए प्राणी की मांस खाने के लिए बौद्ध लोगों को मजबूर होना पड़ा। उस कारण अछूतता उनके ऊपर थोपी गई। ये बात भी वर्तन के आधार पर लोग कहते हैं। इसमें कई सारी चीजों के अछूतता के लक्षणों का, वर्णनों का, अलग अलग प्रकार के देशों में अछूतता का प्रमाण वो देते हैं। इतना ही नहीं, महिला के बारे में जो मासिक धर्म है उसकी अस्थायी अछूतता जो है उसके भी मिसाल देकर ये अछूतता के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस वो करते हैं। और फिर बाद में हाउ कम अनटचेबल नाम की किताब बाहर आती है। पूरी तरह वैज्ञानिक विश्लेषण इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो बाबा साहब के इसके आगे की जो लिखा से जिसे हम विधि है, शैली है, या जिस सिद्धांत का प्रयोग अपने लिखान में करते हैं, वो है एडवोकेट क्वेश्चनिंग, और प्रश्न उपस्थित करते हैं। एडवोकेटरी क्वेश्चनिंग। बाबा साहब एक विख्यात वकील थे। उन्हें बॉम्बे के एक कॉलेज में जो विधि महाविद्यालय था उसे प्रिंसिपल का पद ऑफर हुआ था, जज का भी पद उनको ऑफर हुआ था। तो एक वकील के भांति हर चीज के ऊपर वो प्रश्न उपस्थित करते हैं और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके आगे लिखते हैं और अपने सिद्धांत को मानते हैं। इसी की मिसाल हम देखते हैं कास्ट इन इंडिया में कि जाति व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ। ब्राह्मण ने नहीं किया, वो अस्तित्व में था। हाँ, उसका इस्तेमाल जरूर उन्होंने किया, प्रयोग में जो फायदा जरूर उन्होंने लिया। मनु ने उसने कोडिफाइड किया, उसके धर्म के साथ जोड़ दिया, सही बात है, ये बात को मानते हैं। पर ये किस तरह से अस्तित्व में आया, तो इसके लिए यूज करते हैं वाल्टर बाल्कीहोट का इमिटेशन लॉ। ये जो सिद्धांत है इमिटेशन लॉ का, वर्तन शास्त्र का, कि वर्तन जो वरिष्ठ वर्ग होता है, जो इकोनॉमिकली रिच वर्ग होता है, जो समाज में मान्यता प्राप्त वर्ग होता है, उस वर्ग का बाकी के समूह, बाकी के ग्रुप अनुकरण करते हैं। अनुकरण सिद्धांत के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्माण भारत में हुआ, इस बात को बाबा साहब सिद्ध करते हैं। वाल्टर बैकहोल्ट
के सिद्धांत का आधार लेकर वो बताते हैं कि ब्राह्मणों ने पहले अपने आप को जाति के अंदर बदल दिया। उन्होंने अंतर विवाह संबंध केवल जाति के अंदर ही विवाह करना प्रारंभ किया। इस कारण उनकी महिलाएं दूसरे जाति के साथ विवाह करने में उसको कोई अनुमति नहीं थी। तो उस वर्ग को देखकर दूसरा वर्ग इसी प्रकार की कृति करने लगा, वो भी अंतर्विवाही गठ बन गया। फिर तीसरा जो वर्ग था वो भी ऐसा करने लगा। चौथे वर्ग को ये करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बाकी तीनों वर्गों ने जब अंतर्विवाही भूमिका, अंतर्भोजन भूमिका, अपने व्यवहार अपने जाति के अंदर करने की भूमिका का स्वीकार किया, तो चौथे वर्ग के ऊपर खुद ब खुद एक प्रकार की बंदिश आ गई। वो भी अपने स्त्री का दूसरे जाति में विवाह करने से कर नहीं पाता था। उसको खुद ब खुद इस परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ा और इस तरह से जातियों का निर्माण हुआ। वो अधिक बड़कट होते गई, अधिक कठिन होते गई और हम देखते हैं कि इसको बाद में मनु ने धर्म का आधार छोड़ दिया। ये बात को बाबा साहब किस आधार पर कहते हैं? तो लॉ ऑफ इमिटेशन, और इसका आर्गुमेंट करते हैं बाबा साहब, एक वकील, और फिर उसके साथ ही एक जुडिशियरी आर्गुमेंटल पद्धति से, जो न्यायपूर्ण पद्धति से, लॉजिकल पद्धति से हमारे सामने बाबा साहब बताते हैं, एक एक चीज को खोल कर रखते हैं अपनी किताबों में और हमें समझाते हैं कि इस प्रकार से लोगों ने इस बात का स्वीकार किया। यानी वो जो पद्धत है पूरी तरह से रैशनल पद्धत, पूरी तरह से विवेकवादी पद्धत का इस्तेमाल करते हैं उनकी इतिहास लेखक। यही बात हुवेर शुद्धराज में बताते हैं कि किस तरह से जो तीन वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और क्षत्रिय और ब्राह्मणों में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष का परिणाम ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जन्म के आधार पर जाति की घोषणा की और उस आधार पर कुछ क्षत्रियों को उन्होंने शूद्र वर्ण में धकेल दिया और धकेल देने के बाद उनकी क्या परिस्थिति हुई ये हुवेर शूद्र में वो लिखते हैं। उनको उपनयन का अधिकार उन्होंने छीन लिया था, उनके पास धार्मिक सत्ता थी, इस कारण वो कर सके। ये बात को वो जुडिशियरी लॉजिकली आर्गुमेंटल पद्धति से हमें बताते हैं। और ये बताने के लिए एक उदाहरण वो हमारे सामने पेश करते हैं, और उदाहरण होता है महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज का। हमें शिवाजी महाराज का इतिहास महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक 6 जून 1974 को हुआ था, वो राज्याभिषेक में गागा भट्ट ने महाराष्ट्र का कोई भी पुरोहित या पंडित छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि परशुराम ने सब क्षत्रियों को नष्ट किया है, अभी कोई भी क्षत्रिय भारत भूमि पर नहीं है। ये बात नंद अंत तो क्षत्रिय अंत, नंद वंश का अंत हुआ, उसके बाद क्षत्रियों का अंत हुआ, ये बात को भारत भूमि पे माना जाता था। और इस कारण छत्रपति शिवाजी महाराज जी क्षत्रिय नहीं है, उनका राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता, इस तरह की घोषणा महाराष्ट्र के पंडित वर्ग ने की थी। इसलिए मजबूरन छत्रपति शिवाजी महाराज को गागा भट्ट जो वाराणसी के थे, उनको बनारस के थे, उनको लाना पड़ा काशी से, और उनको 14 लक्ष होन इतनी दक्षिणा देकर अपना राज्याभिषेक करवाना पड़ा था। इस बात को, इस तथ्य को, इस फैक्ट को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हुवेर शुद्धराज ये अपने बुक में इस्तेमाल करते हैं और जुडिशियल एनालिसिस करके उसका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से चौथा वर्ण निर्माण हुआ। बाबा साहब का इतिहास लेखन में सबसे बड़ी बात और एक आती है कि बाबा साहब
मार्क्सवादियों के इंटरप्रिटेशन को नकारते हैं। वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि समाज में बदल केवल अर्थ के कारण होता है, पैसे के कारण होता है। पैसा, अर्थ और जिसके हाथ में उत्पादन साधन है वही समाज में पूरी तरह से बदलाव लाता है। इस बात को बाबा साहब मानते हैं। केवल अर्थ शक्ति ही समाज में बदलाव करती है, इस बात को बाबा साहब नहीं मानते। और इसके लिए बाबा साहब अपने किताबों में मिसाल देते हैं और कहते हैं, इलिमिनेशन ऑफ कास्ट में ही बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी क्रांति या कोई भी समाज का बदल जब तक सामाजिक और धार्मिक बदल नहीं होता, उसके सिवा बाकी कोई राजकीय बदल और इकोनॉमिक बदल, आर्थिक बदल नहीं हो सकता। ये बाबा साहब सिद्ध करते हैं। वो बताते हैं कि बुद्धा की सामाजिक और धार्मिक क्रांति के बाद ही मौर्य सम्राटों का राज भारत में आया। महाराष्ट्र में संतों की क्रांति के बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज स्थापित हुआ। और इसीलिए अभी भी अगर तुम्हें अंग्रेजों से आजादी लेनी है तो यहां पर सामाजिक क्रांति करना होगा। बिना सामाजिक क्रांति के इस देश की आजादी को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस प्रकार की बात वो करते हैं और उस उदाहरण के साथ उसको सिद्ध करते हैं। इसमें उदाहरण देते समय वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भी मिसाल देते हैं कि रिनाइंसेंस मूवमेंट के बाद इंग्लैंड में मार्टिन लूथर किंग के धार्मिक सुधार चळवळ के बाद, क्रांति के बाद ही वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई और एक बड़े साम्राज्य में उसका निर्माण हुआ। ये बात वो हमें बताते हैं। तो ये उनकी एक विधि, एक पद्धति है कि सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वो कहते हैं, मैं बाबा साहब के शब्दों में ही आपको बताना चाहूंगा, धार्मिक क्रांति ने ही विचारों को प्रस्तावित किया जाता है। धार्मिक क्रांति, सामाजिक क्रांति की समाज में आर्थिक और राजकीय परिवर्तन की गतिशीलता को बढ़ाती है। इस बात को बाबा साहब बोलते हैं। इतना ही नहीं, आगे चल के वो धर्म की भी व्याख्या करते हैं, धर्म का भी विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के लिए वो आधार बनाते हैं कि धर्म जो होता है वो मनुष्य के लिए होता है। इसलिए धर्म की उपयोगिता, न्याय और उपयोगिता, इस तराजू के अंदर वो तोड़ते हैं। उनके इतिहास लिखने का जो ध्येय उद्देश्य है वो पूरी तरह स्पष्ट है। जो भी इतिहास लिखना है, जो भी बात बताना है, उसका उद्देश्य स्पष्ट है। वो इतिहास मानव हित में हो। इलिमिनेशन कास्ट, जाति का उच्चाटन करना, ये उसके इतिहास लेखन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसके लिए तुम विवेकवादी विश्लेषण करो, फैक्ट के आधार पर विश्लेषण करो और क्रिटिकल एनालिसिस करो। जो पूर्व अभ्यासकों ने अपने सिद्धांत रचे हैं, इसीलिए वो कास्ट इन इंडिया और इलिमिनेशन कास्ट में, जब कास्ट इन इंडिया में लिखते हैं तो प्रोफेसर सेनाट, प्रोफेसर केतकर, प्रोफेसर नेस्फील्ड इनके सिद्धांतों को, इनकी व्याख्याओं का परामर्श करके उनको नाकारते और खुद की अपनी व्याख्या और खुद का अपना सिद्धांत कास्ट इन इंडिया में गढ़ते हैं। और उस सिद्धांत को गढ़ने के लिए वो इमिटेशन वर्तनवादी सिद्धांत का सहारा लेते हैं। वो जब लिखते हैं तो उनके सिद्धांत लिखते समय वो किसी भी विषय को अनभिज्ञ ये अछूता नहीं रखते हैं। हमें देखते हैं कि कास्ट इन इंडिया में मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं, मानव वंश शास्त्र की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके अधिक से अधिक स्पष्टता से इतिहास को लिखने का प्रयास या लिखते हैं वो, जिसका प्रभाव हमारे भारत के अम्बेडकरवादियों के समाज जीवन पर गिरा है। यह हमें समझ में आता है, हमें ये दिखाई देता है। इस बात को कहने के लिए
कि वो हर्बर्ट स्पेंसर के फार्मूले का यूज करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इज द फार्मूला ऑफ द इवोल्यूशंस are as natural as the structural definitions within an organism to the employ the parasology of orthodox apology। ये सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, मेंडाले के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं जो बायोलॉजी का। वो पूछते हैं कि भाई बाबा साहब रिलेशन ऑफ कास्ट में जो गुजरात के टंकारा में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती 1873 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और पूरे समाज में 4 वर्णों में विभाजित करने का उनका सिद्धांत, जाति को नष्ट करके केवल 4 वर्णों में उनको बटा और वर्ण व्यवस्था में गुणानुक्रम वर्ण व्यवस्था का एक बाजू लेकर के, उसकी साइड लेकर के वो बात करते हैं और आर्य समाज को स्थापित करने की भूमिका लेते हैं भारत के अंदर, तो उस बात को बाबा साहब सिरे से नकारते हैं। बाबा साहब कहते हैं वर्ण व्यवस्था यानी क्या, और इसको नकारने के लिए जिस बात को बाबा साहब कहते हैं, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं, वो बात आपके सामने में रखता हूं। जेनेटिक साइंस का इस्तेमाल करते हैं और बाबा साहब कहते हैं प्रोफेसर बेट्सन मेंथल, अ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, देयर इज अ नथिंग इन द डिसेंट ऑफ द हाईएस्ट मेंटल क्वालिटी टू द सजेस्ट दैट दे येलो एनी सिंगल सिस्टम ऑफ transmissions it's likely that both and the more marked of development of the physical power result rather from the consequence of the numbers factor that from the position of any one genetic elements। बाबा साहब प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चनिंग उनकी मेथड है कि वर्ण व्यवस्था कोई तुम्हारे को एक अच्छे मानव निर्माण करने के लिए है क्या, अच्छे हेल्दी लोग निर्माण करने के लिए है क्या, इस अच्छे बुद्धिमान लोग तुम्हें निर्माण करना है क्या। जेनेटिक जिसे हेरिटेरी जो लोग आते हैं वो उच्च दर्जा के हो, अच्छा मानव समाज सभ्यता हो, रोग से जिनको कोई रोग ना होता हो, जो अच्छे हेल्दी हो, जो ऊंचे लंबे कद वाले हो, जो अच्छे बुद्धिमान हो, ऐसे लोगों को निर्माण करने का है तो नहीं। बाबा साहब को इसका उत्तर नहीं आता है, तो बाबा साहब हमें देखते जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक साइंस का यहां पर इस्तेमाल करते हमें लगता है। हाँ, बाबा साहब इसके आगे जाके बोलते हैं कि किसी भी समाज को क्या जरूरत है वर्ण व्यवस्था में धकेलने की, कोई जरूरत नहीं। समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आगे आएगा, जिसकी जो क्षमता है तुम्हें उनको अवसर देना होगा, अवसर देने के बाद जिसकी जो क्षमता है उस अनुसार वो काम करेगा, उस अनुसार वो देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। इस बात को बाबा साहब मानते हैं, जानते हैं। बाबा साहब जब इतिहास लिखते हैं तो कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन में जो सिद्धांत, जो विवेकवादी बात है, जो सच बात है, उसको सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने देश को भला किया। कंपैरिजनली देखते हैं कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ने भारत के इतिहास को पराभव का इतिहास, लूजर का इतिहास घोषित किया है। हम हारते गए, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए उनके सामने हम टिके, उन्होंने हमें जीत लिया, हम हारते गए, हमारा इतिहास हारने का इतिहास है। इस बात को ये कंपैरिजन करके, तुलना करके एक सैद्धांतिक मानवी करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जिस तरह मार्क्स के इतिहास लेखन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विशेषता है कि वर्ग संघर्ष के बारे में लिखना,
वर्ग संघर्ष की नोंद लेना। मार्क्स कहता है कि जो इतिहास है, जो घटित होता है, वो जो रिच क्लास है, जिसको हैव्स बोलते हैं, और जो गरीब क्लास है, द हैव्स नॉट, हैव्स एंड हैव्स नॉट, इन दोनों के बीच में होने वाला संघर्ष का मतलब इतिहास है। और मार्क्सवादी उस संघर्ष की नोंद लेकर अपना इतिहास लिखते हैं। उसी प्रकार बाबा साहब कहते हैं कि इतिहास माने क्रांति, परिवर्तन, चेंज, इसकी नोट। लेकिन ये परिवर्तन जो होता है, इसके पीछे जो संघर्ष होता है, बाबा साहब का जो इतिहास भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जाति संघर्ष, जाति का शोषण। भारत के अंदर जाति के आधार पर शोषण हुआ है। जाति के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो पांचवा वर्ण है अनटचेबल, और जो आदिवासी है, और जो महिलाएं हैं, जो सभी ही वर्ण की महिलाएं हैं, उनका शोषण, महिलाओं की दासता, उनकी गुलामगिरी, आछूत होकर श्रम का शोषण, उनके शरीर का शोषण, आदिवासियों को अलग रखा गया, उसके द्वारा उनका शोषण, शूद्र जो ओबीसी है, उनके श्रम का शोषण, उनको चौथे वर्ग में तो रखा, लेकिन उनका शोषण, हर चीज के अंदर जाति किस तरह से अपना काम करती है, किस तरह से शोषण करती है, वो किस तरह से अपनी आर्थिक शक्ति बनाए रखी है, किस तरह से अपनी सांस्कृतिक गुलामी को थोपती है, किस तरह से अपनी धार्मिक गुलामी को थोपती है, किस तरह से अपने सामाजिक परिपेश का निर्माण करके अपना प्रभुत्व का निर्माण करती है, बाकी समाज को किस तरह से अंकित रखती है, इसकी नोंद लेना, इसका विश्लेषण करना, ये बाबा साहब के इतिहास लेखन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। और ये चाहिए कि जो भी अम्बेडकरवादी इतिहास लिखता है, वो इस जाति के शोषण को ध्यान से अधिकतम गहराई में जाके इसका विश्लेषण करे, उसके पद्धति को आत्मसात करे और उसे लिखे। क्योंकि इतिहास जो होता है वो केवल आर्थिक शोषण का नहीं होता। हम भारत के अंदर देखते हैं कि भारत में सांस्कृतिक तरह का एक बड़ा भयावह ऐसा शोषण है। एक वर्ग विशेष ने अपनी संस्कृति यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिलाओं, इनके ऊपर किस तरह से लादी है, किस तरह से उनके ऊपर थोपी है, और इस संस्कृति के आधार पर, इस धर्म के आधार पर किस तरह से उनका शोषण दीर्घ काल तक जारी रखा है, इसकी नोंद अम्बेडकरवादी इतिहासकार को लेना जरूरी है। मित्रों, इसी के लिए मैं आपको कहता हूं कि अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नोंद को आप समझें। इसलिए दोस्तों, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जिसे भी अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन करना है, द मेथोडोलॉजी ऑफ अम्बेडकराइट हिस्ट्री राइटिंग और उसकी जो अन्वेषण पद्धति, विश्लेषण पद्धति है, उस बारे में आपके सामने रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ग्रेट मैन थ्योरी को नाकारना, जुडिशियल आर्गुमेंट करना, बिहेवियर और डेली लाइफ का अध्ययन करके सिद्धांतन करना, लिखना, एडिक्वेट क्वेश्चनिंग, सटीक प्रश्न पूछकर उस तथ्य को जानकर इतिहास लिखना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जहां पर कोई तथ्य नहीं है, जहां पर कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है इतिहास के अंदर, वो लॉजिक करके, तथ्य नहीं है, लॉजिक करके जो सच के करीब हो उसका स्वीकार करके इतिहास लिखना, और वो इतिहास लिखने का अप्रोच रैशनल ह्यूमनिस्ट अप्रोच हो, जाति व्यवस्था को नष्ट करने वाला अप्रोच हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट हो इंसान के बारे में, इस तरह से मानवता की डिग्निटी को बहाल करे, ऐसा इतिहास लेखन जो समाज सुधार और धर्म सुधार के दिशा से आगे बढ़ता है, ऐसा इतिहास लेखन
और जिस इतिहास लेखन में तुलना हो और जिस इतिहास लेखन में समग्र जो ज्ञान है वो सांख्यिकीय हो। बाबा साहब ने जब व्हाट कांग्रेस एंड डन विथ अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ लिखा उसमें सांख्यिकीय आंकड़ों का, आंकड़ेवारी का इस्तेमाल किया, संख्या का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा उन्होंने कुछ बातों को सिद्ध किया कि किस तरह से यहाँ के लोग उत्पन्न क्या है, उनका इनकम क्या है, उनका इनकम इतना कम क्यों है, उसकी तुलना उन्होंने की, उनकी कैलोरीज खाने की तुलना उन्होंने की, किस तरह से पैसा आया, किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ, इनकी तुलना उन्होंने की। यानी सांख्यिक शास्त्र, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, इस समग्र साइंस का इस्तेमाल करके उन्होंने इतिहास लिखा और उनके इतिहास का एक ही उद्देश्य फ्रीडम ऑफ कास्ट, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और प्रबुद्ध भारत की रचना करना, इसके लिए इतिहास हमें लिखना है। और इस इतिहास की विश्लेषण पद्धति ये है, मैं इसी सिद्धांत का उपयोग करके मैंने अपने 3 छोटे छोटे ग्रंथ लिखे हुए हैं। अब ये ग्रंथ जो है ये मराठी के अंदर है, मैं अभी इसे हिंदी और इंग्लिश में जल्दी ही इसको अनुवादित करूँगा और आपके सामने लाऊंगा। इसलिए जिसे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मेथोडोलॉजी से इतिहास लिखना है उसे इस लेक्चर का उपयोग होगा। जय भीम, जय भारत।